नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने अपने निशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि बच्चों ने कहा था कि सर आपका एक जो टेस्ट सीरीज वाला पेपर है उसका हमें सोल्यूशन चाहिए, तो आपके वादे के मुताबिक मैं तैयार हूं। प्री रीट जो एग्जामिनेशन 2025 को आपका वहां पर फरवरी 16 2025 को लगा रविवार के दिन, तो उसमें जो लैंग्वेज सेकंड है, अपन आज बात किसकी करेंगे, वहां पर भाषा द्वितीय की बात करेंगे अंग्रेजी में, और उसका भी पार्ट 1 ले लिया है। 30 क्वेश्चन थे उसमें, 61 टू 90, 61 से लेके 90 तक के सवाल थे। तो अपन आज उसमें कितने की बात कर रहे हैं, वहां पर 15 सवालों की बात कर रहे हैं। अगला पार्ट फिर आपको नेक्स्ट डे देखने को मिल ही जाएगा। मॉडल्स के दोनों क्लासेस आपको दे दिए मैंने आपका, ठीक। बच्चे बार बार एक कमेंट कर रहे हैं इन्फ्रेंसेस वाला, तो मैंने कहा अभी तो 27 और 28 को एग्जामिनेशन है बेटा, मुझे पहले से पता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बारे में जस्ट चिल, थोड़ा सा ठंडा हो जाओ ना, जस्ट कूल डाउन, सब्र रखो, सब होना है। जैसे आपके वादे के मुताबिक सारा करवाया, तो ये भी लेकर आया तो वो भी लेकर आऊंगा। आपकी सारी चीज मेरे क्यू में है, मेरी कतार में वहां पर लगी हुई कि कौन सा मुझे कब करवाना है। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट देयर। तो बिना देरी किए बिना पहले सवाल की तरफ आ जाओ। हमें वहां पर एक पैसेज दिया गया था, और उस गद्यांश, उस अनसीन पैसेज के अंदर से यहां से दो चीज सीख लो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी सीख लो कि पैसेज पढ़ने के बाद में सवाल कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। इसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। तो ये भी चीज यहां सीख लोगे, और साथ में वहां पर क्या देखोगे कि अपना जो आपने पेपर में सवाल किया वो कहां तक सही है, कहां तक सही नहीं है। बोथ थिंग्स आर देयर। तो पढ़िए जरा इसे। आर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल, हमारा जो भ्रमण है कहां का बेटा, आपका राष्ट्रीय युद्ध के जो स्मारक की अपन बात करते हैं, बिगेन विद आवर टीचर, हमारे अध्यापक हमारे शिक्षक के साथ में शुरू हुआ। एक्सप्लेनिंग, जहां पर व्याख्या करके स्पष्टीकरण करके हमें समझाया गया दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि हमारी आजादी हमारी स्वाधीनता के बाद में इंडिया हैज हैड टू फाइट मैनी वॉर्स, भारत को कई युद्ध लड़ने पड़े, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, एंड द फ्रीडम, आजादी प्राप्त करने के लिए, एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। वी इंजॉय टुडे इज बिकॉज ऑफ द मेनी ब्रेव मैन, और जो सुरक्षा जो आजादी आज के दिन हम क्या करते हैं, आनंदित होते हैं, उसका वह फायदा उठाते हैं, उससे लाभान्वित हो रहे होते हैं, ये उन बहादुर व्यक्तियों की वजह से है, जिसमें पुरुष भी रहे हैं औरतें भी रही हैं, who have served in the Indian armed forces over decades, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र जो सेनाएं हैं उसमें कई दशाब्दियों तक, डिकेड्स का मतलब दशाब्दियां, एक डिकेड का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों का आपका समय है, वहां तक भारत की सेवा की है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, लाइक दैट। शी सैड, हमारे वहां पर टीचर ने सैडली दुखी अंदाज में कहा, वो ऑलवेज टेक्स इट्स टॉल, युद्ध है, युद्ध अपना हर्जाना लेता है, युद्ध अपना वहां पर कर चुकता करता है, युद्ध का शुल्क लगता है, एंड देयरफॉर, इसीलिए मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत सारे जो बहादुर सैनिक हैं, हैव हैड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, उन्हें अपनी जिंदगियों का बलिदान देना पड़ा, फॉर द कंट्री, देश के लिए, इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 है, उसमें हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद में भी उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दिस इज वॉट मैक्स मॉन्यूमेंट्स, यही चीजें हैं जो बनाती हैं कि जो मॉन्यूमेंट्स, ये स्मारक हैं, लाइक द नेशनल वॉर मेमोरियल, जैसे वहां पर हमारा राष्ट्रीय युद्ध के स्मारक हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो क्या करते हैं, हमें वहां पर अत्यधिक तौर पर महत्वपूर्ण बनाते हैं, सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट, कि हम कभी इस चीज को भूले नहीं, द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, की हमारी आजादी की कीमत क्या रही। वी लर्न्ड, हमने सीखा, हमने इस बात को जाना, दैट ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल, कि हमारे मेमोरियल की, हमारे स्मारक की जो प्रत्येक आपकी वहां पर ईंट है, इज कॉल्ड अ टैबलेट, उसे वहां पर हम क्या कहते हैं, टैबलेट का नाम देते हैं, एंड इट बेयर्स द नेम्स ऑफ सोल्जर, और जो तख्ती लगी हुई रहती है, जो आपका पट्टिका लगी हुई रहती है आपकी, वहां पर उन सैनिकों के नाम लिखे हुए, हु फॉट फॉर इंडिया, जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई की, एंड मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ उच्च स्तरीय त्याग किया, इन डिफरेंट वॉर्स, अलग अलग युद्धों में, फ्रॉम 1947 टिल डेट, 1947 से लेके आज तक की तारीख में, इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, जिसमें वहां पर इंडो चाइना का जो आपका युद्ध है, जो द्वंद्व है, कब का, 1962 का, द इंडो पाक वॉर्स इन 1965 एंड 1971, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है 1965 और 1971 का, एंड द कारगिल वॉर इन 1999, और कारगिल का जो युद्ध है 1999 का। देयर आर 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been
एचिड, जहां पर हमारे पास में 29,000 से ज्यादा ऐसी स्मारक पट्टिकाएं बनी हुई हैं जिन पर 26,000 के नाम है या इनसे भी ज्यादा जो हमारी दिवंगत आत्माएं हैं, शहीद हैं हमारे, उनके नाम इनके ऊपर उकेरे गए हैं, इनके नाम इनके ऊपर वहां पर लिखे गए। तो मोटा मोटा आपको सारा पता चला। अब यहां पर पहला सवाल आपके जहन में है, ठीक है, इसको देख लीजिए कि अगला वहां पर क्या कहना चाहता है। व्हाट कैन बी द मोस्ट ऑफ सूटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। दिया हुआ जो पैसेज तुम्हारा है उसका, उस गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक वहां पर क्या हो सकता है। तो बताओ कि किसके बारे में था वहां पर, हमारे ब्रेव सोल्जर्स के बारे में था, हमारे बहादुर सैनिकों के बारे में था। और ऐसी थीमेटिक जो अप्रोच हमें दी गई है, हमें उनको क्या देनी है, श्रद्धांजलि देनी है। जो टैबलेट्स पे नाम लिखे हुए आपके वहां पर, जो 29,000 जो आपके टैबलेट्स हैं उनके लिए वहां पर आपका 26,000 नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। एवरीथिंग वो वहां पर आपको इसमें डोमिनेसी के साथ में बताना है। तो केवल और केवल क्या ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में है, नहीं ना, उनमें काम करने वाले सैनिकों के बारे में। केवल और केवल इंडो पाक वॉर्स, क्या वहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध के बारे में है, केवल वह नहीं है। वो सब इंडिया लेड टू फ्रीडम या ऐसे युद्ध जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, नहीं ना। ये सारा जो मैनर है बेटा जी वो किसके बारे में है, उन बहादुर सैनिकों के बारे में है जिनको हमें श्रद्धांजलि, होमेज या ट्रिब्यूट वहां पर देना है। अगली बात पे आ जाए, क्वेश्चन सेकंड देखना जरा। ये वैसे चला जाता है आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में भी चला जाता है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, उसके साथ में भी इसे आपका नोट कर दिया जाता है। बोथ थिंग्स आर देयर, दोनों चीजों को वहां पर आपका देखा जा सकता है। गौर करो, आर सोल्जर्स, हमारे जो सैनिक हैं, ब्लैंक देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी जिंदगियों का त्याग किया, बलिदान दिया, कुर्बानी दी, फॉर वी कैन लिव फ्री एंड सिक्योर, ताकि हम क्या रह सकें, आजाद रह सकें और सुरक्षित रह सकें। तो बेटा दो चीजें तो आप इसमें काट दो, आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये सोल्जर्स कैसा बेटा आपका प्लूरल है, बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ एक वचन थोड़ी ना लगाएंगे। तो हैज एक वचन, ये हट गया बेटा, इज एक वचन, ये हट गया बेटा। अब बचे कौन सा, हैव सैक्रिफाइस्ड और आर सैक्रिफाइस्ड। तो बताओ उन्हें सैक्रिफाइस किया गया है या उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, उन्होंने खुद ने किया है ना। एक्टिव वॉइस का नेचर है, पैसिव वॉइस का नेचर नहीं है। डूअर ऑफ एक्शन है, काम करने वाला एजेंट मुझे स्टार्टिंग में मिलता है, तो मैं ये कहूंगा कि उन्हें क्या किया गया, आपका सैक्रिफाइस या फिर आपका त्याग दिया गया, उसके साथ इसे जोड़ा गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नेचर में चला जाएगा, हैव सैक्रिफाइस्ड। आर सैक्रिफाइस्ड का मतलब तो ये है कि ये पैसिव में होता, तो पैसिव में नहीं है, उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगियों का त्याग किया है, हमने नहीं किया, वहां पर ये पार्ट हट गया। अगले सवाल पे आ जाए। मैनी मॉन्यूमेंट्स लाइक नेशनल वॉर मेमोरियल as the cost that the nation has paid for its freedom। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला सवाल है, कहीं हमारा गलत तो नहीं हो जाए। बेटा गलत नहीं होता है, इस सवाल को अगर आप परखते हो तो इजीली आप इसे कवर कर पाओगे। रीजन सुनना बेटा इसमें आपका, पहली बात तो ये कि यहां पर काम किसके लिए आप जोड़ रहे हैं कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स लाइक जैसे नेशनल वॉर मेमोरियल, जैसे हमारा क्या है, राष्ट्रीय युद्ध का स्मारक है, ठीक है। अस द कॉस्ट, वो हमारी कीमत चुकाने की बात कहते हैं, दैट द नेशन हैज पेड फॉर इट्स फ्रीडम, जो कि राष्ट्र ने हमारे लिए वहां पर ये चीज चुकता की है, राष्ट्र ने हमारे लिए वहां पर ये चीज बताई है। तो आप ये गौर करो, ये जो चीजें हैं कि हमें याद दिलाते हैं ना, ठीक है, तो याद कौन दिलाता है, इसमें मैन डूअर ऑफ एक्शन कौन है, मैन जो आपका डूअर ऑफ एक्शन वो कौन है, आपका नेशनल वॉर मेमोरियल है। यहां पर इन दोनों को जोड़ने की बजाय यहां पर आप ये कहते हैं कि मेनी मॉन्यूमेंट्स लाइक नेशनल वॉर मेमोरियल, तो हमें याद कौन दिला रहा है, ये मेनी मॉन्यूमेंट्स दिला रहे हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल ये हमें याद दिला रहा है। तो ये हमारे लिए सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन के बेस पर मैं यहां से इसे काट दूंगा आपका, यहां पर आर की वजह नहीं होगी, यहां वाले पार्ट में हैव ये भी नहीं आएगा। अब इसमें गौर करना, अपने पास में क्या बचा आपका, हैज रिमाइंडेड और रिमाइंड्स वाला पैटर्न बचा। तो इसमें जरा चेक करना, मेरे इस पैटर्न के अंदर जो हैज मुझे देखने को मिल रहा है, हैज एक वचन है, रिमाइंड्स मेरे पास क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या दिया हुआ बताओ, आपका एस दिया हुआ है, लेकिन ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, सिंगुलर है। नाउन के साथ में एस ई एस आई ई एस वी ई एस जुड़ जाता तो एक वचन से बहुवचन बनाता, लेकिन वर्ब के साथ में एस ई एस आई ई एस वी ई एस जुड़ जाता है तो बहुवचन से वो एक वचन बना देता है। तो यहां पर दोनों में से कौन सा लेंगे, ये वहां पर हमें याद दिला चुका है, दिलाता एक बार या बार बार दिलाता है, बार बार दिलाता है, और ये हमारे लिए क्या एक हैबिट का काम करता है। और ये जो हैबिचुअल एक्शन है वो किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, जहां पर रिमाइंड्स वाला पार्ट आएगा, हैज रिमाइंडेड के लिए वहां पर कोई जगह नहीं बचेगी। अगली बात में आए, इंडिया हैज फॉट मल्टीपल वॉर्स विद पाकिस्तान
चाइना। भारत ने वहां पर कई युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान के साथ भी लड़े हैं और आपका चाइना के साथ भी लड़े हैं। तो बताओ दोनों के साथ लड़े हैं या दोनों में से एक के साथ लड़े हैं या दोनों के साथ ही नहीं लड़े हैं। तो कंजंक्शन का लिंकिंग डिवाइस का सेंटेंस आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो आप गौर ये करें, दोनों के साथ लड़े ना आपका वहां पर। तो पहली बात तो ये दो बार जोड़े में और यहां लिया ही नहीं जा सकता है, एक ऑप्शन तो यहां कट गया। आइदर और का मतलब एक के साथ लड़े नहीं, दोनों के साथ युद्ध लड़े में। नाइदर नोर का मतलब दोनों के साथ ही नहीं लड़े, बिल्कुल गलत बात है। यहां पर ना केवल पाकिस्तान के साथ में बल्कि चाइना के साथ में भी या चीन के साथ में भी भारत ने युद्ध लड़े हैं। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 65, वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द ब्रेव सोल्जर्स। हमें सारे बहादुर जो सैनिक हैं उनका सम्मान करना आना चाहिए। फोर्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने हमारे देश के लिए वहां पर जंग लड़ी है। तो इसको एक बार आप ये देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन वहां पर आपसे पूछा हुआ है और संबंधवाचक सर्वनाम है, उसके सहारे ये चीज आपको बताई गई है। कहीं इस पर यह गलतियां मत कर दीजिएगा कि आपके जहन में यह आ जाए कि सर हम यहां पर कौन सा जो आपका पैटर्न है उसको लेकर चलें। एक्चुअल में जो रियल जो आपका वर्ड होना चाहिए वो हमें मिला नहीं। किसने लड़ा बताओ? देखें, आपका ऑल द ब्रेव सोल्जर्स की बात आ रही है ना, सारे के सारे बहादुर सैनिकों ने, जिन्होंने लड़ा। तो फोर्ट यहां पर क्या है? वर्ब है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? इन सैनिकों को, जिनके लिए मैं दे लिख सकता हूं, उन्होंने, जिन्होंने। ठीक, अब जो लड़ने वाले तो उनके लिए पुरुष या फिर औरत, इनको बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो, जो कि, जिसने वाला किससे लिया जाता है? हु से लिया जाता है। हु मेरे पास नहीं है, तो हु और विच दोनों का जो सप्लीमेंट बनता है ना बेटा, वो कौन सा बनता है आपका वहां पर? दैट बनता है। बाकी चीजों का इससे रिलेशन नहीं है। विच वाला पार्ट आता है पशु पक्षी, पेड़ पौधे, निर्जीव के लिए, इनके लिए काम में लिया जाता है। होम आपका ऑब्जेक्ट के लिए काम में लिया जाता है, जबकि कनेक्ट करने के लिए मुझे सब्जेक्ट का फॉर्म चाहिए आपका। व्हेन टाइम का एडवर्ब हो जाता है, जब, जभी, तब, तभी, इस तरीके से लिया जाता है। अच्छा यह रहता कि यहां पर अपने पास दैट की बजाय क्या देना चाहिए? हु देना चाहिए। हु अवेलेबल नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस में मैं क्या लेकर आऊंगा? आपका दैट लेकर आऊंगा। अगले सवाल पे चलें, आपका नेक्स्ट वाला 66 और 67 जो दो सवाल हैं वो आपकी पोएम से जुड़े हुए हैं। तो एक बार आपकी पोएम का रीडिंग है आपका वहां लग जाना चाहिए, उसके बाद अपन वहां पर आगे बढ़ने वाले। 66 और 67 वाले इन सवालों के अंदर देखना, सिंपल सा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा जोर नहीं आएगा। डायरेक्शंस, निर्देश क्या मिले? रीड द पोएम केयरफुली, सावधानी पूर्वक कविता को पढ़िएगा, एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो, और नीचे दिए गए सवालों का आपको जवाब देना है जी। ठीक है, वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, वहां पर एक बार ऐसा फैन, एक ऐसा पंखा जो बातूनी लगता था आपका। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, ठीक है, कैसे वहां पर आपका, जैसे वो कहीं चटपट 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 चटर पटर ऐसी आवाजें करना। आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, मैं बिल्कुल ये समझ नहीं पाया, ये नहीं जान पाया कि उसने क्या कहा। एंड होप इट डजंट मैटर, और मेरी आशा ये है कि इसका कोई मसला भी नहीं था, कोई इसका वहां पर कोई भी प्रॉब्लम वाला इशू नहीं था। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, क्योंकि एक दिन कोई आया, उसने इसमें ग्रीसिंग की, तेल बेल डाला। हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, उसकी हल्की सी जो घूमने वाली जो मोटर होती है आपका उसके अंदर। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और सारा का सारा रहस्य वहां पर खत्म हो गया, तार तार हो गया। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, अब वो इतना स्मूथ, इतना प्यार से चलने लगा जैसे कोई आपका पानी के बहाव की बात वहां पर कहता है। तो गौर करो, इसमें अगर इसको नहीं भी पढ़ते ना बेटा तो भी यहां से आपका इक्वेशन सॉल्व होने वाला था। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, उस अलंकार को पहचानिए यूज्ड इन द लाइन जो इस पंक्ति में काम में लिया गया। आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, कि मैं उस चीज को सुन नहीं पाया जो उसने कहा। एंड हाउ, और आशा करता हूं कि इट डजंट मैटर, कि इस बात का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, इस बात का वहां पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अगर इस मैनर पर आप जाते हैं बेटा जी तो आप ये गौर करें, ही शब्द ना, ही शब्द किसके लिए काम में लिया गया? मैं ये नहीं सुन पाया जो उसने कहा, उसने किसने बताओ? आपका फैन ने, पंखे ने कहा। तो फैन बेटा कैसा है आपका? नॉन ह्यूमन है। नॉन ह्यूमन को आपने वहां पर कहना, ये क्या बना दिया? ह्यूमन एट्रीब्यूट बना दिया। तो जब नॉन ह्यूमन में आप ह्यूमन बातें डालते हैं तो वो चीजें मानवीकरण की अवस्था में आ जाती हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? आपका पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये चीज देखो, गौर करो, इसमें कोई सव लाइक एज वाला कंपैरिजन नहीं है, बिना सव लाइक एज के इसमें आपका x इज इक्वल टू वाई वाला कंपैरिजन नहीं है। इसमें आपके शब्दों के शुरू में किसी ध्वनि की पुनरावृत्ति वहां पर
नहीं हो रही है, तो इसमें अलिटरेशन ऐसा भी कोई रोल हमें देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखना, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ द अबव गिवन पोएम। ऊपर दिए हुई जो कविता है उसकी पहली 4 पंक्तियों का राइम स्कीम क्या है, ध्यान से देख लेना बेटा। यहां पर अपन राइम स्कीम कहां से गौर करेंगे, कहां से छाटेंगे, लाइन के एंड से छाटेंगे ना। तो फाइन, यहां पर गौर करो, बीच में आवाज किसकी है बेटा, आपका आई की आवाज है। इसके लिए मैं एक वहां पर लेटर ले लेता हूं, कौन सा, ए। यहां पर गौर करना, ये जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल हिज चाइटर वाला पार्ट, ठीक है। यहां वाले पार्ट के अंदर अपन देखते हैं तो इसमें गौर करना, थोड़ा सा आपको इसमें फर्क देखने को मिलेगा। ये जो फैन है, ठीक है, यहां वाले पार्ट में फिर आपका चाइटर वाला, फिर साइड वाला, फिर आपका मेटर वाला। अगर इन पार्ट को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फोनेटिक आना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको ये चीज सिखा देता हूं कि यहां पर आप एक काम करें, इसको लिखने से पहले बेटा हल्का हल्का 5 से 7 सेकंड आप जरूर दें और इनका जो उच्चारण है ना उस उच्चारण पे आप गौर करें, जिसे सबसे पहले आप फोनेटिक बना दें। किसका बेटा, आपका वहां पर FAN वाला, FAN वाला है, उसका वहां पर फोनेटिक आप इसमें बना दें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैं आपसे वहां पर पूछने वाला क्या हूं। गौर करो जल्दी से, FAN है, FAN का पैटर्न वहां पर आपका बनना क्या चाहिए। मैं लिखूं आपका पहले का, जैसे FAN का आप लेंगे तो इसका जो साउंड बेटा आता है, इसका साउंड इस तरीके से आता है, फैन नहीं बल्कि क्या बनना चाहिए, फाइन बनना चाहिए। यहां पर फै साउंड है, फै के साथ में बताओ यहां पर क्या है, आई साउंड है, आई के साथ में क्या है आपका, न साउंड है। तो यहां पर फै हो जाना चाहिए, यहां पर आई हो जाना चाहिए, यहां पर क्या आएगा, न आ जाएगा। बताओ फैन या फिर फाइन, फाइन। इस तरीके से आपका वहां पर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा अगला देखो आप, इसमें अगले वाले पार्ट में अपने पास में क्या दिया हुआ बताओ, आपका चेटर। यहां पर इस साउंड को आप देखोगे CHATTER। अगर इसको पढ़ते हो बेटा तो यहां पर ये टर्म क्या आता है बताओ, आपका चेटर। इस तरीके से अगले ले लें, अलग लेंगे तो चे साउंड है, चे के साथ में बेटा आपका आई साउंड है, आई के साथ में आपका टे साउंड है, टे के साथ में आपका ए साउंड है। तो क्या बन जाएगा, चे, चे के साथ में आपका आई, आई के साथ में टे, टे के साथ में ए, चेटर। फिर अगला है अपने पास में कौन सा, सैड। सिंपल वर्ड है आपका, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, सैड। साइड नहीं बोलेंगे इसे, सैड पढ़ेंगे। सै साउंड है बेटा इसमें, सै के बाद में आपका ए है, ए के बाद में आपका डे साउंड है। तो इस तरीके से लिया जाएगा, सै, ए और फिर क्या है आपका डे। फिर यहां पर अपने पास में ये टर्म है, इससे अपन पढ़ेंगे बेटा आपका कौन सा, मैटर, मैटर। इस तरीके से बोला जाएगा आपका वहां पर। और इसको मैं अलग अलग ले लूं तो ऐसा आएगा, मै साउंड है, मै के साथ में आपका आई साउंड है, आई के साथ में आपका टे साउंड है, टे के साथ में आपका ए साउंड है। बताओ क्या बना, मैं के साथ में आई, फिर टे, टे के साथ में ए और ये लो, ये क्या बन गया बताओ आपका मैटर, मैटर। अब आप गौर करोगे तो इसमें प्रॉपर वे में जो अपना राइम स्कीम होना चाहिए कि भाई आपके पास में अगले ने पूछा क्या है कि इस पोइट्री है उसकी जो शुरुआती 4 लाइन्स है उनके हिसाब से आपको वहां पर देना है। तो प्रॉपर वे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गड़बड़ करेगा ना। यहां जो साउंड आ रहा है बताओ उसमें क्या आ रहा है आपका, ए साउंड है, फिर यहां पर ये क्या है आपका ए साउंड है, फिर यहां पर क्या आपका बी साउंड है और फिर से यहां पर बताओ क्या आपका ए साउंड है। जो लाइंस मुझे यहां पर आपको अवेलेबल देखने को मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन अब गौर करो यहां पर आपका कि अपने पास में यहां पर जो आपको अवेलेबल है, अवेलेबल में ऐसा तो कुछ नहीं है ना आपके पास में, ए ऐसा कुछ नहीं है। यहां गौर करो ABCB ऐसा कुछ इसके करीबी पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उस पार्ट पे आप जाओ, देखें ABCB वाला यहां पर हो सकता है क्या। जब आप यहां पर फैन को लेते तो फैन क्या है, थोड़ा सा आपका अनस्ट्रेस्ड है। चैटर क्या है आपका, स्ट्रेस्ड है। सैड फिर बताओ क्या है आपका, वहां पर अलग से साउंड आ जाता है। और फिर चैटर मेटर, ये दोनों जो साउंड है आपके, ये दोनों साउंड ज्यादा मैच कर रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता बेटा ये होती A BA जो अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसे A देता हूं और इससे मैं क्या देता हूं B, और इससे मैं क्या देता हूं B, तो इसे मैं क्या दे दूंगा C। तो क्या बन जाएगा ABCB। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो ऑप्शंस अपने पास में अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग मैं इसमें लेकर जा रहा हूं कुछ में ABCB, जबकि रियल में जो अपने पास में होना चाहिए, जो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, हमें परीक्षक थोड़ा उलझाना चाहता है कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड इस आधार पर आप निकालोगे। अगर उसके अकॉर्डिंग में निकालूं तो मेरा साउंड क्या बन जाएगा वहां पर आपका ABCB इस तरीके से। तो करीबी आंसर मैं इसमें मानूंगा आपका। और अगर मान लीजिए वहां पर मुझे ये नहीं मिलता, कौन सा वहां पर, ये वाला पार्ट, जबकि यही पार्ट मुझे दिया जाता कौन सा, AABA वाला, तो मैं पहली प्रायोरिटी उसी को वहां पर देना चाहता। बाकी चीजों को मैं काटूंगा। यहां गौर करो, इस पेपर को जब आप सोल्व कर रहे हैं तो कितना फायदा बच्चों को वहां पर हो रहा है।
रीजन क्या बेटा इसके पीछे कि आप थोड़ा चीजों को खंगाल पा रहे हो, चीजों को सही ढंग से देख पा रहे हो। अगला सवाल लो कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। आपके पास में वहां पर एक लाइन दिया हुआ है, लाई हैज नो लेग्स, कि जो लाई है, लाई का मतलब झूठ है, झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, ऐसा आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर वहां पर देना है बच्चा। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि लाई हैज नो लेग्स, कि झूठ के कोई पांव नहीं होते हैं, ऐसा आपसे पूछा हुआ है। तो देखो झूठ मेरे पास में बेटा क्या है आपका, नॉन ह्यूमन है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में लेग्स वाला जो पार्ट आता है, ये कौन सा बताओ आपका ह्यूमन एट्रीब्यूट वाला टर्म है, तो किसमें चला जाएगा, पर्सोनिफिकेशन में चला जाएगा। इसमें कहीं पर भी सो लाइक एज के आधार पर कोई किसी भी बेस का कंपैरिजन नहीं है। इसमें शब्दों के शुरू के अंदर अपन देखते हैं तो यहां पर आपके पास में हल्का सा कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। वहां पर किस चीज का, वहां पर साउंड का कंपैरिजन, रियल में ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं है कि यहां पर आपका ले साउंड है लाई में, यहां पर लेग्स में बेटा क्या है आपका ले साउंड है, देखने को मिल रहा है ना आपका वहां पर, ठीक है। लेकिन गौर ये करो कि इसमें जब मुझे पर्सोनिफिकेशन भी मिले और कहीं ना कहीं अलिटरेशन ये भी मिले, तो अब ये दोनों चीजों में मुझे जो वरीयता देनी है, किसको देनी है, पर्सोनिफिकेशन को। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन नहीं है, ना सो लाइक एज के साथ है, ना सो लाइक एज के बगैर है। तो x इज इक्वल टू वाई यहां पर नहीं है, तो मेटाफोर भी वहां पर नहीं होगा, सिमिली नहीं होगा। हां बच्चा, यहां पर्सोनिफिकेशन नहीं होता ना, तो ये ऑटोमेटिकली किस में चला जाता, आपका अलिटरेशन में चला जाता। क्वेश्चन नंबर 69 का देखना, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। निम्नांकित पंक्ति के अंदर आपको अलंकार वहां पर ढूंढना है। अलंकार में शुरुआती जो आपकी ध्वनि है ना, उसको बेटा आप खंगाल लें, आप इजीली बता पाएंगे कि वहां पर इसमें आंसर आपका क्या बनना, इजीली आप वहां पर मुझे बता पाएंगे। चेक करना जरा आपका, स्वीट सीजन्स ऑफ साइलेंट थॉट, ये परीक्षा में आया हुआ एक सवाल भी बेटा आपका ग्रेड के पेपर्स में आया हुआ है। यहां गौर करना, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, सह साउंड है। यहां गौर करो, यहां क्या है, सह साउंड है। यहां गौर करो बेटा, यहां पर सह साउंड है। यहां पर देखो 3 बार आपके शब्दों के शुरू में सह नामक ध्वनि है, वो पुनरावृत्ति हुई है, उसे रिपीट किया गया है। तो अगर ऐसा साउंड आपका रेपिटेशन में आता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, आपका अलिटरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसमें से आप कोई कंपैरिजन सो लाइक एज के साथ में नहीं है, सो लाइक एज के बगैर कंपैरिजन नहीं है, नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं डाला गया है। चलिए अगले सवाल पे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। फिर से आपको अलंकार पूछ लिया गया कि लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शैड, ढीले ढाले बादल हैं, जो वहां पर पानी से भरे हुए जो बादल हैं वो इस प्रकार से हैं जैसे सड़े हुए पत्ते हैं, वो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं आपका बेटा, झड़ जाते हैं। उनकी बात यहां पर आपको बताई गई है। तो इसमें सिंपल सा है कि बेटा कंपैरिजन दिखाई पड़ रहा है, तुलना का जो भाग है वो आपको नजर इजीली आ रहा है। और तुलना का भाव कहां से नजर आ रहा है वो जरा चेक करिएगा। यहां पर किस किस के बीच में, जो आपके लूज क्लाउड्स हैं उनकी तुलना किससे हुई है, आपका पृथ्वी के जो सड़े हुए आपके पत्ते हैं, ठीक है, उनसे तुलना हो रही है। और किसके माध्यम से हो रही है, लाइक की वजह से हो रही है। तो लाइक यहां पर कनेक्टर का काम करेगा, सिग्नल वर्ड का काम करेगा। ये मेरे पास में एक्स है, ये मेरे पास में वाई है, लेकिन मदद किसकी, कंपैरिजन की, लाइक की मदद है। और यहां पर इसमें ये लूज क्लाउड्स हैं, ये भी आपका लटकने झड़ने से, कमजोर पड़ने से है। और यहां पर डिकेइंग लीव्स भी क्या है, लटकने झड़ने या फिर कमजोर पड़ने से लिया जाएगा। तो एक आपका कंपैरिजन का बेस, एक आधार भी वहां पर आपका ढूंढ लिया गया है। तो इस वाले पैटर्न के अंदर गौर करना, इसमें नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं है। लाइक आ गया, किसमें, कंपैरिजन के साथ आ गया, तो मेटाफोर नहीं होता। इसके बगैर कंपैरिजन होता तो अपन इसमें मेटाफोर निकाल लेते बेटा आपका। यहां पर अलिटरेशन मतलब शुरुआती जो साउंड है वो आपका वहां पर इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। देखो ये चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूं कि सर यहां पर ये है कि नहीं है। तो बेटा यहां पर देखो ले साउंड आपका है लूज में, ये लूज नहीं बेटा, लूज होता है। लाइक में देखो यहां पर क्या है, ले साउंड है बेटा आपका। यहां पर लीव्स में देखो क्या है आपका, ले साउंड है। तो कहीं ना कहीं ले साउंड आपका रिपीट तो हो रहा है। तो अगर मेरे पास में सिमिली दिया हुआ है और सिमिली है, तब तो मैं पहली प्रेफरेंस उसी की दूंगा। ये जो अलिटरेशन होता है, कॉन्सोनेंस होता है, या फिर आपका वहां पर भाई अलग से असोनेंस होता है, ये सारी चीजें सेकेंडरी प्रेफरेंस की होती हैं, प्राइमरी प्रेफरेंस की मानी नहीं जाती हैं। अगर यहीं पर सिमिली नहीं होता तो मैं इसका आंसर क्या कर जाता, आपका एलिटरेशन कर जाता। क्वेश्चन नंबर आपका 71 लेना,
आइडेंटिफाई द ऑप्शंस विच प्रेजेंट्स ओनली प्लसिव साउंड्स। मैंने बहुत बार आपको कहा है, और ये जो साउंड है ना आपका प्लसिव साउंड, ये मैंने अभी आपका ताजा ही बेटा YouTube के ऊपर ताजा ही आपका वहां पर मैंने फोनेटिक चार्ट करवाया था, और उसमें किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था तो उनको मैंने बताया भी था आपका पटक बडग ऐसा कुछ बोला था आपका मैंने वहां पर, पटक बडग इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा पेपर सेटर ने क्या किया आपका घुमाकर आपसे पूछ लिया, जैसे मैं ऐसा लिखवाता हूं आपका पटक, ठीक है, और फिर यहां पर लिखवाता हूं कौन सा आपका बडक, लेकिन आप आराम से छांट लेंगे ना, आपको परेशान होने वाली आवश्यकता वहां पर है ही नहीं। तो गौर करो, इसमें से पटक बडक में से देखो ये पै साउंड आ गया, ये फिर आपका देखो यहां से ये पै रहा, फिर आपका देखो इसमें बै साउंड, ये रहा आपका बै साउंड, फिर ये रहा आपका टे साउंड, ये रहा आपका टे साउंड, ये रहा आपका डे साउंड, ये रहा बेटा टे साउंड, यहां पर ये कै साउंड, यहां पर ये कै साउंड, यहां पर ये गे साउंड, यहां पर ये गे साउंड। आपको चार्ट मैंने दे रखा है, आप अपने प्लेलिस्ट में जाके वहां पर ये वीडियोस में सर्च करेंगे तो वहां पर आपका फोनेटिक चार्ट के नाम से आपको कॉन्सोनेंट चार्ट है उसका एक वीडियो मिलेगा, और डेफिनेटली आप यहां से निकाल पाएंगे। बाकी चीजों पे फोकस नहीं करना। जिन बच्चों का फोनेटिक गलत हो रहा है तो उस चार्ट को आपको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको पता चले। उसमें मैंने करीब करीब आपको 19 सवाल बताए हैं, ये 19 सवालों के अंदर से ही एक सवाल अगले ने वहां पर पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, What is the phonetic transcription of the word laughed? ये जो शब्द आपको दिया हुआ मैंने उच्चारित भी कर दिया बेटा कि इसका उच्चारण वहां पर क्या होना चाहिए, और फोनेटिकली आपको ट्रांसक्राइब करके अगले को वहां पर बताना भी है बच्चा आपका। तो आप चेक करो, यहां पर LAUGHED है, इसे लाफ्ड डे नहीं पढ़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चा क्या है आप जानते हो, तो यहां इसका उच्चारण बेटा इस तरीके से किया जाएगा, इसे अपन ऐसा पढ़ेंगे, लाफ्ड डे नहीं पढ़ेंगे। अलग खोलना चाहूं तो ले साउंड है, ले के साथ में आपका आ साउंड है, आ के साथ में आपका फे साउंड है, फे के साथ में आपका टे साउंड है, यहां पर ले आ गया, ले के साथ में आ है, आ के साथ में फे है, फे के साथ में आपका टे है, तो क्या बन गया बच्चा आपका वहां पर लाफ्ड। ये लीजिएगा, देखो ये तो कैसे होगा, इसे आप काट सकते हैं ना, लाफ्ड डे साउंड यहां पर नहीं आएगा, ये लाफ्ड तो है लेकिन देखो ये बीच में ये कोई साउंड नहीं बना आपका, ये हट गया, ये लॉफेड बिल्कुल अलग हो गया, ये लॉफेड ऐसा नहीं बनेगा। तो वैसे भी नजदीक ये दो ही थे आपका, पहला और दूसरा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें टे साउंड है कि डे साउंड, बाकी इसमें आपको चेक नहीं करना था। अगले सवाल पे आ जाएं, व्हाट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बटर? ये मैंने क्लास में करवाया बेटा, कहीं ना कहीं आपको धक्के चढ़ गया होगा आपका, जैसे ब्रेड एंड बटर ऐसा मैं बोलता चलता हूं आपका। तो बटर नामक जो शब्द है उसका आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको वहां पर देखना है, क्वेश्चन नंबर आपके 73 के अंदर। तो इसमें सीधा सा कि रे साउंड है उस पर आपको प्रेशर नहीं डालना बेटा, आपका लास्ट वाला रे उसे आपको साइलेंट वहां पर रखकर देखना होता है। तो यहां गौर करो, अपने पास में इसका जो उच्चारण आप लेंगे तो इसका उच्चारण बेटा इस तरीके से जाएगा आपका बटर, ऐसा। अब अलग करना चाहे ना तो इसमें बे और टे के बीच में साउंड थोड़ा रुकता है, थोड़ी ध्वनि रुकती है, तो यहां पर बे साउंड है, बे के बाद में आपका ए साउंड है, ए के बाद में आपका बेटा टे साउंड को आप ऐसे तोड़ दीजिए तो ऐसा बनेगा। और आप ये चाहे ना तो ये जो साउंड है ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, तो मैं इसे बना देता हूं जितने संभावित इसके बनते हैं, बे साउंड, ए साउंड, टे साउंड, ए साउंड, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं सब बेटा आपका, या फिर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, बे ए टे ए रे ऐसा लिख सकते हैं, और या फिर आपका जो इंपॉवरिश्ड नेचर से बाहर आ जाए, आपका टोटली प्योरीफाई कर दें, तो यहां पर आपका साउंड इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इन तीनों में से किसी एक साउंड को अगला आपको वहां पर देना चाहेगा। देखो ऐसा बेटर नहीं बना, बटर नहीं बना। अब गौर करो, पहले वाले में रे पूरा दिया हुआ है तो पूरा नहीं है आपका, या तो ऑप्शनल ऐसा यूज करें या हल्का यूज करें या यूज करें ही नहीं। यहां तो बटर ऐसा पूरा रे साउंड आ रहा है, जो पूरा रे साउंड यहां पर अवेलेबल नहीं होगा, तो बेटा जी इसका साउंड क्या रहेगा आपका वहां पर बटर। अगले पे आ जाएं कि व्हाट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड JOKE? जो मजाक या चुटकुला होता है उसके लिए आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वहां पर छांटना है बेटा आपका, और ये भी एक तरीके से आसान सी चीज आपके लिए रहेगी, क्योंकि मैं बहुत बार आपको डिप्थोंग साउंड है ना वो वहां पर बताता चलता हूं, और डिप्थोंग साउंड जहां जहां आ जाता है वहां पर आपकी प्रॉब्लमेटिक इश्यू की स्थिति वहां पर नहीं रहती है। तो इस चीज को जरा चेक करें, यहां वाले पार्ट में अपने पास में ये जो टर्म आ रहा है कौन सा, JOKE वाला, इसको आपको वहां पर छांटना है बेटा। यहां जिस टाइपिस्ट से मैंने यहां ये करवाया तो वहां एक थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम का इश्यू बन रहा है ना, इसको मैं दूर कर देता हूं। चेक करो, पहले तो यहां पर ये जो वर्ड है ये वाला, इसका अपन साउंड लेंगे तो बेटा ऐसा बनेगा, कौन सा, जौक, जोक नहीं बनेगा। जय साउंड है, जय के साथ में यहां पर बेटा साउंड क्या है, औ है, औ के साथ में यहां पर साउंड क्या है, कै साउंड है। ये सिंपल जय साउंड आपका रहेगा, ये डिप्थोंग रहेगा, ग्लाइड में औ बनेगा, यहां पर ये आपका कै साउंड बन जाएगा। तो बेटा ये क्या बन गया आपका वहां पर, जौक बन गया। अब देखो यहां पर ये चीज तो कट गई
गई। कौन कौन सी बेटा आपका वहां पर? जैक नहीं है, और ये ज़ाउक, ऐसा ये एपिग्लोटिस, यहां से भी ऐसा पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर पेपर में तो ऐसा आपके पास में नहीं आया होगा ना, पेपर में तो सही आया होगा प्रिंट में। यहां जो मैंने स्लाइड आपकी पीपीटी तैयार करवाई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वहां वाले पार्ट में बच्चे से यह भूल हुआ है कि हल्का फुल्का कुछ ना कुछ छोड़ा गया होगा, तो यहां इसने दोनों सेम लिख दिए। ठीक है, तो यहां पर अपन आंसर, जैसे मान लो कि यहां कुछ कमी छोड़ दूं मैं आपका, यहां पर कमी इतना ही छोड़ दूं आपका, जैसे मान लो कि ऐसा कर दूं आपका, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट वहां पर हो जाएगा। आपको मैंने रियल ये बता दिया कि आपके पेपर में आप देख लेना कि क्या छपा हुआ था उसके अकॉर्डिंग। कई बार जो बच्चा है जिससे अपन टाइप करवाते हैं, उस बच्चे को ये फोनेटिक के जो सिंबल नहीं मिल पाते हैं, तो वो कॉपी करते हुए आगे ले जाता है, तो सेम का सेम छप जाता है। तो ये आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं, आपका फोनेटिक सिंबल्स को यहां छपवाने में काफी तकलीफ रहती है, लेकिन मैंने आपको यहां पर ये आंसर दे दिया, तो इसको अपने पेपर जो आपके हाथ में, आपके आंसर की आपके हाथ में, वहां से मिला लीजिए, तो आराम से अंदाजा हो जाएगा कि आपका आंसर कौन सा रहा। आज के पेपर का जो आपका वहां पर अपन कहेंगे कि लास्ट का सवाल है, 30 सवाल थे, 30 में से 15 करवाने की मैंने बात कही। पेपर का सवाल पढ़ना कि व्हाट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड COUCH। आपने बहुत बार बेला होगा, बहुत बार ऐसा वहां पर ये वर्ड आपके धक्के चढ़ा होगा। घरों में जो सोफे वोफे आप रखते हैं, तो उस वक्त वहां पर ऐसी चीज आपको देखने को मिल जाती है बेटा। यहां पर ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है, इसका सिंपल सा है, जैसे ये काउच सिंपल सा बोलते हैं ना, वैसे ही अगले ने आपसे वहां पर पूछा हुआ, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इस तरीके से ये टर्म निकलेगा बेटा। इसे मैं क्या पढ़ूंगा बताओ? आपका काउच पढ़ूंगा। अगर मैं अलग अलग कह दूं बेटा, तो अलग अलग इसे क्या कहूंगा? कै है, कै के साथ में बताओ क्या है आपका? आउ है, आउ के साथ में बताओ क्या आएगा? चे आ जाएगा। तो यहां पर टर्म बनेगा आपका कै, कै के साथ में बेटा आपका इस तरीके से ऐसा पार्ट बनेगा आउ, और आउ के साथ में ये चे साउंड आपको देखने को मिलेगा बेटा, इस तरीके से। तो आप गौर करो, एक एक चीज को काटते चलो। यहां पर बेटा क्या है आपका? देखो का ऊच, ऊ बड़ा कर दिया ना, ऐसा नहीं होगा। यहां पर ये को उच्च नहीं होगा। यहां पर देखना काउ टफ, ये देखो टे और फे हो गया, काउ टफ नहीं होगा, तो इसके नजदीक तो कोई सा है ही नहीं बेटा जी। कौन सा रहेगा? ये वाला। अब एक चीज मेरे से सुनिएगा आप बच्चे सारे, आपसे जिनसे मेरा कम्युनिकेशन हुआ, जिनसे मेरा थोड़ा सा आपका वहां पर वार्तालाप हुआ, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ बेटा आपका, या फिर यूट्यूब के कॉमेंट्स के थ्रू हुआ कि सर हमें परेशानी आई, हम सर सवाल आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आराम से समझ में आते हैं, लेकिन जब हम पेपर निकाल रहे हैं तो हमारे गलत हो रहे हैं। नहीं बेटा, आप उस वक्त हड़बड़ी कर जाते हैं, कहते हैं ना हैस्ट मैक्स वेस्ट, जल्दबाजी करते हैं तो गड़बड़ी तो होगी, डेफिनेटली है ना आपका, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी मैंने आपको 15 सवाल निकलवाए, कितने आसान लगे हैं आपको? लगता है सर 12-13 इनमें से हमारे सही हैं भी, या फिर हम कर भी सकते थे आपका, मैं जानबूझकर ये गलतियां की हैं। सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं। फिर कहा कि सर, एक बच्चे का ये कमेंट था कि सर बहुत हाई लेवल बता रहे हो। नहीं बेटा, हर बच्चे की अपनी सोच है, आप सोचने के लिए पूर्णतः फ्री है, मैं आपको मना नहीं करूंगा। थोड़ा सा पिच लेवल है, थोड़ा सा, ज्यादा पिच लेवल नहीं है। अपने को 5 किलोमीटर की दौड़ जीतनी होती तो बेटा हमें 10 किलोमीटर की तैयारी करनी पड़ती है। हमने 5 किलोमीटर की दौड़ जीतना चाहते हैं और हम 4 किलोमीटर ही दौड़ेंगे, तो यकीन मानना कि फाइनल जो रेस होगा उसमें हम 4 भी नहीं दौड़ पाएंगे, 3 तक रह जाएंगे। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हमें करनी होती है। मैं ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करवा रहा हूं। फिर एक और चीज बता दूं कि जो सवाल आपके मेरे पास आते हैं उन्हीं को मैं करवाता हूं। अब अगर उस सवाल को बच्चे ने भेजा है और मैंने नहीं करवाया, तो बेटा उसको एक तकलीफ होती है। तकलीफ किस बात की होती है? कि सर आपने मेरे सवाल को अवॉइड कर दिया। तो मैं कह देता हूं ना कि बेटा ये सवाल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है, ये थोड़ा सा अपिश लेवल का, इस पर आपको नॉलेज बढ़ा लेना है, लेकिन रीड के लिए परेशान नहीं होना। मैं चलाकर आपको कहता हूं ना, और जैसे जैसे मैंने वादे किए सारे वादे पूरे करते चल रहा हूं। प्री रीड जो 2025 का जो आपका संडे को लगा हुआ 16 फरवरी का पार्ट 1 मैंने आपको सोल्व करवाया, पार्ट 2 भी मैं कल आपको सोल्व करवा दूंगा। हो जाएगा ना आपका? आज आपने गौर किया हो तो आज आपको 2 वीडियोस मिले, मॉडल की जो एमसीक्यूज का पार्ट 2 मिला है और इसका पार्ट 1 मिला है, कल इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। जल्दी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसका एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसके बाद में इन्फेरेंसेस के वीडियोस लेकर आ जाऊंगा। फिर टाइम मिला तो अपने पास में अलग अलग, आपने गौर किया हो लगभग लिटरेरी टर्म्स को अपन टच कर चुके हैं। फोनेटिक के भी अपन 2 से 3 वीडियोस डाल चुके हैं, लिंकिंग डिवाइसेस के डाल चुका हूं, मॉडल्स के डाल चुका हूं आपका वहां पर, ठीक है। प्लस में सब्जेक्ट अग्रीमेंट के डाल चुका हूं, जो पेडागोजी उसके तो सारे के सब के टॉपिक हैं जितने भी, उनको सबको मैं टच वहां पर आपका कर ही चुका हूं। तो वहां वाले पार्ट में ऐसा कुछ पार्ट बचा नहीं जिसमें आपको परेशानी होनी हो। अभी भी आप इस हालात में अगर फ्रेश माइंड के साथ में पेपर देने जाए ना, तो आप आराम से 20 से लेकर 25 के बीच में मार्क्स लेकर आएंगे आउट ऑफ 30। अगर अंडर 20
गारंटी लेकर आ रहे हैं, तो या तो आपने सारे वीडियोस देखे नहीं हैं, या फिर आपने वहां पर थोड़ा जल्दबाजी कर दी है, या फिर आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कहते हैं ना कि कई बार जब पेपर लगता है तो पेपर के जस्ट पहले हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, हम टेंस्ड हो जाते हैं। हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, कौन सी, कि हम अपने आप को ओवर सिक्योर लेना चाहते हैं, हर चीज को टेक फॉर गारंटीड लेना चाहते हैं, जो आज के युग में पॉसिबल नहीं है। तो अभी भी मेरे साथ बने रहिएगा टिल द एग्जामिनेशन, आपका बहुत बेनिफिट करवाने वाला हूं। और इससे अभी भी कहूंगा कि अभी भी जो बच्चे नहीं जुड़े उनको जोड़ना, और उसके बाद में गौर करना। जैसे जैसे 25-26 फरवरी तक आते हैं आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लग जाएगा, और वहां पर अभी भी आप 4 से 5 सवालों की बढ़ोतरी वहां पर कर सकते हैं। अगर आपके 5 सेक्शन हैं तो 5 सेक्शन के अंदर इंग्लिश आपको 20 प्लस दे रहा है, तो 20 प्लस हर जगह लेते हैं, तो 20 प्लस को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 100 के आसपास होते हैं। और आपको चाहिए कितने होते हैं, केवल वहां पर 90 चाहिए होते हैं। तो इंग्लिश तो वहां पर आपका 90 के हिसाब से थोड़ी चल रहा है, 90 के हिसाब से अपन नहीं चल रहे हैं ना बेटा। आपका 90 के हिसाब से चलने का मतलब तो हमें 18 क्वेश्चन चाहिए, हम तो 90 से अबव चल रहे हैं ना, 20 से 25 प्लस टारगेट वहां पर लेकर चल रहे हैं। तो जल्दी ही हम अपन मिलते हैं आपका वहां पर आपकी दूसरी क्लास के अंदर आपका, जिसमें बाकी 15 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा और बड़ा इजीली करवाऊंगा। और कोशिश ये करूंगा 1-2 वीडियोस आपको मैं फालतू भी वहां पर दे दूं। बेटा टाइम की थोड़ी कमी रहती है, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, इस वजह से वहां पर हमारी मजबूरियां। अदरवाइज अगर मैं खाली रहता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आपका ज्यादा से ज्यादा वहां पर लाभ करवा पाऊं। आपका टाइम कम रहा था, इसलिए सीधे MCQs की जो आपकी सीरीज है उसको मैंने स्टार्ट किया था। अगर टाइम मेरे पास 5 से 6 महीने का उस वक्त होता, मैंने ये चैनल पहले स्टार्ट कर दिया होता, तो आपको थियरी भी मैं आराम से वहां पर बता पाता। लेकिन अब मेरी मजबूरी रह गई है, तो इस मजबूरी के तहत मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम यहां पर नहीं दे पा रहा हूं। तो कम टाइम के अंदर किस तरीके से आपका टसनेस के अंदर एफोरिस्टिक जो नेचर है उसके अंदर वहां पर मैं कितना ज्यादा आपको बता पाता हूं, ठीक है, उसकी बात मैं यहां पर करूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से सायनारा।